नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और दूरदर्शन समाचार पर सुबह सुबह ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। और सबसे पहले नजर डालेंगे सुबह की खास अहम सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश हुए रवाना। G7 समिट में भारत ने ग्लोबल साउथ देशों की प्राथमिकताओं और चिंताओं को विश्व पटल पर रखने को बताया अपना दायित्व। पीएम मोदी ने तकनीक के क्षेत्र में एकाधिकार को सर्वाधिकार में बदलने पर भी दिया जोर। इटली से भारत रवाना होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा से भी मिले प्रधानमंत्री मोदी। सभी नेताओं से द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर की चर्चा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से भी हुई मुलाकात। उत्तर भारत में भीषण गर्मी से फिलहाल राहत रही। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा समेत 14 राज्यों में अगले 4 से 5 दिन तक लू का अलर्ट किया जारी। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए समर एक्शन प्लान पर आज से काम होगा शुरू। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में दक्षिण अफ्रीका में सिरिल रामाफोसा फिर से राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित। रामाफोसा की पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ यूनिटी सरकार बनाने पर हुई सहमत। खेल की खबरों में आईसीसी T20 विश्व कप के अंतिम लीग मैच में भारत का सामना कनाडा से होगा आज। फ्लोरिडा में खेले जाने वाले मैच पर बारिश का भी खतरा। और मुंबई में आज से शुरू होगा मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। सप्ताह भर चलने वाले महोत्सव के दौरान 59 देशों की 314 फिल्में की जाएंगी प्रदर्शित। उद्घाटन फिल्म का दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और पुणे में भी होगा प्रदर्शन। और चलिए हेडलाइंस के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली की अपनी 1 दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। इस दौरान उन्होंने G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में हिस्सा लेने के साथ ही कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली विदेश यात्रा थी। पीएम मोदी को देश की तीसरी बार बागडोर संभालने पर सभी राष्ट्राध्यक्षों ने उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली से रवाना होने से पहले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के अपने अनुभव को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा करते हुए एक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा कि अपुलिया में G7 शिखर सम्मेलन में एक बहुत ही अच्छा दिन रहा। विश्व नेताओं के साथ बातचीत की और विभिन्न विषयों पर चर्चा की। साथ मिलकर हमारा लक्ष्य ऐसे प्रभावशाली समाधान तैयार करना है जो वैश्विक समुदाय को लाभ पहुंचाएं और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाएं। मैं इटली के लोगों और सरकार को उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद देता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी ने G7 समिट से इतर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात करना हमेशा सुखद होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका विश्व की भलाई के लिए एक साथ काम करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने कहा कि इटली में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापानी प्रधानमंत्री किशिदा से मिलकर खुशी हुई। उन्होंने कहा कि भारत और जापान के बीच मजबूत संबंध शांतिपूर्ण, सुरक्षित और समृद्ध हिंद प्रशांत के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों देश रक्षा प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही पीएम मोदी ने बुनियादी ढांचे के विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को और विकसित करने के लिए भी उत्सुकता जताई। पीएम नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात की। पीएम मोदी ने कहा कि चांसलर शोल्ज के साथ मुलाकात काफी अच्छी रही। उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी की रणनीतिक साझेदारी समावेशी और सतत वैश्विक विकास को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में पोप फ्रांसिस से भी मुलाकात की।
पीएम ने कहा कि जन सामान्य की सेवा करने और दुनिया को बेहतर बनाने के प्रति पोप फ्रांसिस की प्रतिबद्धता की प्रशंसा करता हूं। साथ ही उन्होंने पोप फ्रांसिस को भारत आने का भी निमंत्रण दिया है। G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एकाधिकार को समाप्त करने का आह्वान किया और कहा कि समावेशी समाज की नींव रखने के लिए इसे रचनात्मक बनाया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने इटली के अपुलिया क्षेत्र में G7 शिखर सम्मेलन के संवाद सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि ग्लोबल साउथ के देश वैश्विक अनिश्चितताओं और तनावों का खामियाजा भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने ग्लोबल साउथ के देशों की प्राथमिकताओं और चिंताओं को विश्व मंच पर रखना अपनी जिम्मेदारी माना है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की अध्यक्षता में G20 ने अफ्रीकी संघ को अपना स्थायी सदस्य बनाया है। प्रधानमंत्री ने प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एकाधिकार समाप्त करने के महत्व पर विस्तार से बात की और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर भी जोर दिया। इटली के अपुलिया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में सभी सदस्य देशों ने वैश्विक चुनौतियों का सामना दृढ़ संकल्प के साथ करने पर प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सभी सदस्य देशों ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों और मुक्त समाज, सार्वभौमिक मानवाधिकारों में अपने साझा विश्वास को दोहराया। उन्होंने सामाजिक प्रगति और बहुपक्षवाद, कानून के शासन के लिए सम्मान जैसे विषयों पर भी गंभीरता से चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमारा काम संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सम्मान करने, अंतर्राष्ट्रीय शांति की रक्षा करने की प्रतिबद्धता पर आधारित है। सदस्य देशों ने सुरक्षा, स्वतंत्र और खुले नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कायम रखने का समर्थन किया। उन्होंने दुनिया के सभी हिस्सों में मानवीय गरिमा और कानून के शासन को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को भी व्यक्त किया है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं मौसम को लेकर। दरअसल उत्तर भारत में गर्मी और लू का कहर यूं ही जारी है। देश में उत्तर प्रदेश का प्रयागराज सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 40.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर 18 जून तक लू का रेड अलर्ट जारी किया है। तो वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिण बिहार के अलग अलग हिस्सों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पास रहा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पास रहा। मौसम विभाग ने उम्मीद जताई कि 18 जून तक प्री मानसून बारिश हो सकती है, जिसके बाद ही गर्मी और लू से राहत मिलने की उम्मीद है। इन राज्यों में बढ़ते हुए तापमान के साथ साथ तेज गर्म हवाओं ने भी लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है और ऐसे में लोगों को सलाह दी जाती है कि वो अनावश्यक घरों से बाहर ना निकले और पर्याप्त मात्रा में पेय पदार्थ का भी सेवन करते रहें। वहीं राजधानी दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने समर एक्शन प्लान जारी किया है। आज से शुरू होने वाले इस एक्शन प्लान में 12 बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इनकी मदद से प्रदूषण को कम करने का प्रयास किया जाएगा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली वालों के सहयोग से प्रदूषण स्तर में काफी सुधार आया है। इसमें और सुधार के लिए प्लान तैयार किया गया है। एक्शन प्लान के तहत धूल प्रदूषण, कूड़ा जलाना और औद्योगिक प्रदूषण रोकने सहित कड़े कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा हरियाली बढ़ाने, झीलों के विकास और पड़ोसी राज्यों से संवाद समेत अन्य कदम भी उठाए जाएंगे। दिल्ली में 15 जून से 30 जून तक एंटी टेस्ट कैंपेन भी चलाया जाएगा। दिल्ली में अलग अलग एजेंसियों को 580 पेट्रोलिंग टीम निरीक्षण करेंगी कि निर्माण साइट्स पर डस्ट नियम फॉलो हो रहे हैं या फिर नहीं। इसके अलावा ओपन बर्निंग से निपटने के लिए 573 टीमों को तैनात किया जाएगा। लैंडफिल साइट के लिए अलग से एसओपी बनाई गई है। उद्योग के कचरे से निपटने के लिए 33 टीमें तैनात की जाएंगी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर फोकस किया जाएगा। कूड़े के पहाड़ को खत्म करने के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने की सलाह एमसीडी को दी जाएगी। दरअसल 24 मई से 12 जून के बीच दिल्ली का एक्यूआई इंडेक्स मॉडरेट और पुअर कैटेगरी में था। 15 जून से 15 सितंबर तक गर्मी के प्रदूषण से निपटने के लिए यह एक्शन प्लान एक्टिव रहेगा। वहीं भारत सरकार द्वारा आपराधिक कानूनों से संबंधित 3 प्रमुख अधिनियम भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पारित किया गया है। संसद के दोनों सदनों में पारित इन अधिनियमों को 1 जुलाई 2024 से लागू किए जाने की अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है।
आम लोगों को इन नए कानूनों की विशेषता बताने और जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए डीडी न्यूज इन नए कानूनों के बारे में एक एक कर विस्तार से आपको बताएगा। और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच यानी पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण की। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। किसी भी पीड़ित व्यक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में एक आदर्श बदलाव है पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण। इस नए कानून का मकसद है पीड़ितों को सशक्त कर न्याय सुनिश्चित करना, यानी न्याय प्रणाली की दक्षता, निष्पक्षता और जवाबदेही को बढ़ाना। यह कानून न सिर्फ पीड़ित व्यक्ति को आपराधिक मुकदमे में एक हितधारक के रूप में मान्यता देता है, बल्कि पीड़ितों के लिए सूचना का अधिकार भी प्रदान करता है। पीड़ितों के सशक्तिकरण के लाए गए इस कानून की कई विशेषताएं हैं। मसलन पीड़ितों को भागीदारी का अधिकार। इसके तहत पीड़ितों को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। इससे आपराधिक मामलों में हितधारक के रूप में उनकी भूमिका मजबूत होती है। इसी तरह न्याय की आसान प्रक्रिया के तहत पीड़ित को 0 FIR और EFIR की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। 0 FIR के तहत पीड़ित अब अपराध स्थल से दूर होने पर भी अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। वहीं EFIR के तहत लोग पुलिस स्टेशन जाए बिना ऑनलाइन FIR दर्ज कर सकते हैं। अन्य विशेषताओं में पारदर्शिता और सूचना का अधिकार शामिल है। पारदर्शिता के तहत पीड़ितों को पुलिस रिपोर्ट और गवाहों के बयानों को प्राप्त करने के साथ ही जांच और परीक्षण के विभिन्न चरणों में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। वहीं सूचना के अधिकार के तहत पीड़ित को FIR की कॉपी लेने के साथ ही 90 दिनों के भीतर जांच की प्रगति के बारे में भी जानने का अधिकार दिया गया है। इस तरह पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण में पीड़ित को अभूतपूर्व अधिकार प्रदान करते हुए पीड़ितों को आपराधिक न्याय प्रणाली के केंद्र में रखने के लिए कानून में महत्वपूर्ण सुधार किया गया। नए कानूनों के बारे में और ज्यादा जानने के लिए आप NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी। इसी बीच वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ेंगे आगे, जहां आर्थिक राजधानी मुंबई के एंटप हिल इलाके में 3 मंजिला इमारत की दीवार ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही कई अन्यों के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। घटनास्थल पर पहुंचे अधिकारियों ने घायलों को त्वरित उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं दिल्ली के चांदनी चौक में हुए अग्निकांड में FIR दर्ज कर ली गई है। इस बात की जानकारी दिल्ली पुलिस की ओर से दी गई। आग लगने के कारणों की फिलहाल अभी जांच हो रही है और ये आग कटरा की दुकानों तक फैल गई थी। हालांकि फिलहाल ये आग लगभग बुझ चुकी है। इस आग से करीब 110 से 120 दुकानें पूरी तरह या फिर आंशिक रूप से प्रभावित हुई हैं। साथ ही आपको बता दें कि शुक्रवार सुबह से ही दमकल की 8 गाड़ियां आग बुझाने के साथ साथ इमारत के कूलिंग का भी काम कर रही हैं। दमकल विभाग के करीब 150 कर्मी मौके पर काम कर रहे हैं। आग लगने की वजह से शुक्रवार को बाजार में कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन की तरफ से भक्तों के लिए एक खास व्यवस्था की गई है। दरअसल भक्त अब वर्चुअल रियलिटी में बाबा के दर्शन कर सकेंगे। बाबा विश्वनाथ की वर्चुअल रियलिटी का ये वीडियो 11 मिनट 50 सेकंड का होगा, जिसमें बाबा विश्वनाथ के दर्शन होंगे। इसके तहत श्रद्धालु बाबा की 5 पहर की आरती और श्रृंगार भी देख सकेंगे। श्रद्धालुओं के लिए यह सुविधा निःशुल्क होगी। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि 3D वर्चुअल रियलिटी एक नई तकनीक है
जिसे उज्जैन के महाकालेश्वर और माता वैष्णो देवी मंदिर जैसे विभिन्न मंदिरों में भी लागू किया गया है। ट्रायल के तौर पर 5 मई से 4 जून के बीच मंदिर के कुल 363 कर्मचारियों और पुजारियों ने ये फिल्म देखी। उन्होंने शो के बारे में सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और इसके बाद इसे भक्तों के लिए भी अब शुरू किया गया है। 4 जून से 30 जून तक कुल मिलाकर 282 भक्त इस सुविधा का लाभ उठा चुके हैं। तो आपको बता दें कि ये सुविधा अगर देखा जाए तो निःशुल्क रहेगी और ऐसे में भक्त जो भी वहां पर पहुंचेंगे वो बाबा के 3D दर्शन से भी आनंद ले सकेंगे। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं योग की। गठिया जैसी बीमारी पर योग पद्धति से इलाज को लेकर मॉडर्न साइंस ने भी मोहर लगा दी है। एम्स दिल्ली में हुए स्टडी में ये पाया गया है कि रूमेटाइड अर्थराइटिस से जूझ रहे लोगों में 8 हफ्ते तक लगातार योग करने के बाद जबरदस्त सुधार देखा गया है। आइए आपको दिखाते हैं इससे पर आधारित ये खास रिपोर्ट। रूमेटाइड अर्थराइटिस यानी गठिया की बीमारी सिर्फ बुजुर्गों को ही नहीं बल्कि युवाओं को भी चपेट में ले रही है। लेकिन इस बीमारी को लेकर एक अच्छी खबर भी सामने आई है। दिल्ली के एम्स में हुए रिसर्च में योग को रूमेटाइड अर्थराइटिस पर काफी कारगर पाया गया। एम्स में 18 से 60 साल तक के उम्र के 66 गठिया से ग्रसित मरीज पर 8 हफ्ते तक स्टडी की गई। इन लोगों को दवाइयों के साथ साथ 45 मिनट का योग सेशन कराया गया, जिसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिला। योग और दवाई ज़्यादा अच्छी तरह काम किया पेशेंट्स में, बजाय उसके कि जो सिर्फ दवाइयाँ ले रहे थे। उनका इन्फ्लेमेशन कम हो गया, यानी कि जोड़ों में सूजन जो थी वो कम हो गई और वो जल्दी कम हुई। दूसरा, उनका जो मेंटल हेल्थ था वो इम्प्रूव हुआ। कुछ पेशेंट्स में डिप्रेशन था, वो डिप्रेशन में इम्प्रूवमेंट हुई। और कुछ मार्कर्स होते हैं जो हम ब्लड में देखते हैं इन्फ्लेमेशन देखने के लिए, तो वो मार्कर्स प्रो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स यानी कि जो सूजन को बताने वाले जो मार्कर होते हैं वो कम हो गए और जो एंटी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स थे वो बढ़े ब्लड में। शुरुआत में मरीजों को सूक्ष्म व्यायाम कराए गए। इसके बाद कुछ सरल आसन, सूर्य नमस्कार और नाड़ी शोधन प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, भ्रामरी का अभ्यास कराया गया। इससे मरीजों में काफी अच्छा असर देखा गया। योग एक ऐसी चीज़ है जिसका जो हमारे मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, और जब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी और इन्फ्लेमेशन भी कम होगा जॉइंट में, तो आपकी सोशल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। तो दवाइयों के साथ साथ हर मरीज को यहाँ तक कि जो आम लोग हैं उनको भी योग को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए और वो बहुत बहुत ज़रूरी है। नियमित रूप से जीवन में अगर आप योग को अपनाते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं। तो आप भी योग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और योग केवल आध्यात्मिक चेतना और स्वस्थ जीवन शैली का ही आधार नहीं है, बल्कि ये रोजगार का भी एक सशक्त माध्यम भी है। योग में रोजगार की असीम संभावनाओं को दर्शाती रांची से आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। योग साधना है, योग ध्यान है, योग हमारी सेहत की चिंता का निदान है। योग है तो हम सेहतमंद हैं, योग है तो जीवन में आनंद है। लेकिन क्या योग हमें रोजगार देगा? जी हाँ, यकीनन देगा। हम आज आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जिन्होंने योग को करियर के रूप में अपनाया है और आज बेहद खुश भी है। रांची की प्रज्ञा भारती ने रांची विश्वविद्यालय से योग के क्षेत्र में मास्टर डिग्री हासिल की है और अब पीएचडी करने वाली है। योग में मास्टर डिग्री करने के तुरंत बाद ही उन्हें एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर का ऑफर मिला, जहां वह आज अभियंत्रण के छात्रों को शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक एकाग्रता के लिए योग कराती है। ये अच्छा जर्नी रहा है योग के थ्रू, क्योंकि मैं बहुत एक इमेच्योर से एक मैच्योर पर्सन की और अपने आप को देखती हूँ, और एक इंस्ट्रक्टर से एक टीचर और एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना मेरे लिए योग द्वारा ही संभव हो पाया है। दुनिया भर में आज योग की बढ़ती लोकप्रियता के बीच प्रज्ञा अकेली युवा नहीं है जिन्होंने इसमें अपना भविष्य तलाशा और संवारा है। रानी रंजनी ने तो अभी योग में महज 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स किया है, लेकिन योग इंस्ट्रक्टर के रूप में उन्हें नाम और पहचान मिली है जो उनके आर्थिक सशक्तिकरण की राह भी तैयार कर रहा है।
हम लोग रांची यूनिवर्सिटी में 2 साल का पीजी किए हुए हैं और फिर अभी और भी इच्छा है कि पीएचडी करें और अभी हम एक प्रोफेशनल योगा इंस्ट्रक्टर हैं। रांची के जाने माने योगाचार्य प्रीतम बानिक बताते हैं कि उनके 150 से अधिक शिष्य योग को करियर बनाकर बेहद खुश है। वो कहते हैं कि सही संस्थान और मार्गदर्शन में यदि योग की शिक्षा ली जाए तो यह क्षेत्र रोजगार की संभावनाओं से भरा है। आदमी की आवश्यकता भी योग है, क्योंकि इतने सारे प्रॉब्लम से सब घिरे हुए हैं और योग ही वो जो समाधान दे सकता है। तो संभावनाओं का बाजार पूरा भरा हुआ यहाँ पर। योग को करियर बनाने का दोहरा फायदा है। योग से न सिर्फ आप खुद निरोगी रह सकते हैं बल्कि अपने परिवार और आस पड़ोस के लोगों को भी आरोग्य प्रदान कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यह रोजगार का भी बेहतरीन जरिया बन सकता है। मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम। अब अगर आपकी शंका का समाधान हो गया हो तो देर किस बात की, योग को अपनाने का यही सही समय है। तो 21 जून को सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और योग दिवस के लिए देश भर में तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। योग दिवस के लिए भोपाल में तैयारियां लगातार जारी हैं, जहां भोपाल में योगाचार्य और योग करने वाले लोगों से बात की हमारे सहयोगी आशीष मंगल सोनी ने। आइए आपको दिखाते हैं। दोनों पैरों को हील्स को लिफ्ट कीजिए एक साथ ऊपर, सभी सामने देखेंगे। भारत जिसने दुनिया को योग दिया, 10वें योग दिवस के अवसर पर राजधानी भोपाल समेत प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में योग की तैयारियां चल रही है। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के अवसर के पहले आप देख सकते हैं राजधानी भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय परिसर में ये योग की तैयारियां चल रही है। तमाम लोग यहाँ पर योग कर रहे हैं। योग से क्या फ़ायदे होते हैं हम ये तमाम लोगों से जानते भी हैं। हमारे साथ योगाचार्य हैं मैडम, जो यहाँ सभी लोगों को योग सिखा रही हैं। मैम, कब से आप योग सिखा रही हैं? मैं योग तो 2012 से सिखा रही हूँ। पहले अहमदाबाद में सिखाती थी और यहाँ पर 2016 से यहाँ पर। देखिए, पहले तो लोग बाग शुरुआत में जब था तो इतना अपनी इच्छा से नहीं आते थे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है तभी आते हैं। पर अब हम लोगों ने उन्हें ये अवेयर करना शुरू किया है कि प्रॉब्लम्स होने पर नहीं आना है, पहले ही आना है जिससे प्रॉब्लम्स हो ही ना, क्योंकि एक बार प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उसके बाद उन्हें ठीक करना थोड़ा मुश्किल होता है। और कुछ लोग ऐसा होते हैं कि वो बोलते हैं आज आए और कल उनको फ़ायदा हो जाए। पिछले कई सालों से यहाँ जुड़ा हूँ मैं, और मैं समझता हूँ कि जब 24 घंटे जो हम लोग देते हैं समाज को और परिवार को, वो एक स्वस्थ तौर पे, मानसिक तौर पे देने के लिए हमें 1 घंटा खुद को देना बहुत ज़रूरी है। जीवन को जीने का एक माध्यम है कि हम योग को यदि हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो सरलता से और आनंदमय तरीके से हम अपने जीवन को निर्वाह कर सकते हैं। योग करने से मेरे शरीर में सारी जो है एक्टिविटी नॉर्मल है। मुझे किस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना बीपी है, ना शुगर है, ना कोई कोलेस्ट्रॉल है वगैरह, कुछ नहीं है। सारी जो है मेरे को सुविधाएं जो है योगा के द्वारा ही मिली है। मेरा पूर्ण स्वस्थ हूँ और डेली रूटीन करता हूँ। 1 घंटा योगा के लिए मैं डेली देता हूँ। हमारे हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ रहा है, हमारा वेट लूज हुआ और जो एक बॉडी की फिटनेस होनी चाहिए वो लगातार इम्प्रूवमेंट हो रही है। यहाँ पर इतना अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है। योगा से पिछले 1 साल से जुड़ी हुई हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोगों को ये करना चाहिए, खासतौर पे महिलाओं को तो करना ही चाहिए, क्योंकि उनका दिन भर का इतना बिजी शेड्यूल रहता है कि वो अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकालती हैं और जिसकी वजह से उन्हें कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो इन सब से बचने के लिए उन्हें जरूर योगा करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश भर में योग का आयोजन किया जाएगा। दूरदर्शन भी अपने तमाम दर्शकों से अपील करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में योग करें और एक ही दिन नहीं बल्कि नियमित योग का अभ्यास करते रहें और स्वस्थ रहें। कैमरा पर्सन कुमार गौरव के साथ आशीष मंगल सोनी, डीडी न्यूज़ भोपाल। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर की, जहां दक्षिण अफ्रीका में सिरिल रामाफोसा फिर से राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए हैं। रामाफोसा की पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ यूनिटी सरकार बनाने पर सहमति जताई थी। रामाफोसा को 283 वोटों के साथ सांसदों द्वारा फिर से चुना गया, तो वहीं दोबारा राष्ट्रपति बनने पर सिरिल रामाफोसा ने खुशी जताई है। उन्होंने संसद में अपने भाषण के दौरान कहा कि एक बार फिर राष्ट्रपति के रूप में इस महान राष्ट्र की सेवा करना सौभाग्य और खुशी की बात होगी। इसके साथ ही उन्होंने आने वाली सरकार को आशा और समावेशिता का युग बताया। 2 घोर विरोधी पार्टियों के बीच ये समझौता दक्षिण अफ्रीका में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है।
और अगर आप सिनेमा के शौकीन हैं तो निश्चित ही आप मुंबई में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का इंतजार कर रहे होंगे। दरअसल आज से 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू होने जा रहा है और इस महोत्सव में दुनिया भर से आई डॉक्यूमेंट्री, लघु कथा और एनिमेशन फिल्में देखने को मिलेंगी। आइए जानते हैं MIFF 2024 के बारे में एक छोटी सी रिपोर्ट के जरिए। डॉक्यूमेंट्री फिल्म जगत का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024। इस बार के संस्करण में आयोजकों को 59 देशों से 61 भाषाओं में रिकॉर्ड 1018 फिल्में प्राप्त हुईं। 3 चयन समितियों द्वारा कुल 102 फिल्मों का चयन किया गया है, जिसमें प्रसिद्ध फिल्म विशेषज्ञ शामिल हैं। साथ ही MIFF प्रिज्म की 16 फिल्में भी शामिल हैं। MIFF 2024 संस्करण की शुरुआत नेशनल जियोग्राफिक की डॉक्यूमेंट्री बिली एंड मॉली एन ओटर लव स्टोरी की स्क्रीनिंग के साथ होगी। ये 78 मिनट की एक अंग्रेजी फिल्म है जिसका निर्देशन चार्ली हैमिल्टन जेम्स ने किया है। फिल्म समारोह के दौरान 8 विश्व प्रीमियर, 17 एशिया प्रीमियर और 15 भारतीय प्रीमियर होंगे। 18वें MIFF में फिल्म निर्माता संतोष सिवन, ऑड्रियस टोनिस, केतन मेहता, रिची मेहता और कई अन्य दिग्गजों के साथ 20 मास्टर क्लास, इन कन्वर्सेशन और पैनल चर्चाएं होंगी। 2024 संस्करण में डॉक्यूमेंट्री फिल्मों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से DOC फिल्म बाजार की शुरुआत की जाएगी। एक ओपन बायर सेलर मीट भी आयोजित होगा जो फिल्म निर्माताओं को उत्पादन, सिंडिकेशन, अधिग्रहण, वितरण और बिक्री के क्षेत्र में खरीदारों और कॉर्पोरेट जगत के साथ सहयोग करने में मदद करेगा। To all the independent filmmakers who would not find market for their wares and products, so they will be able to come here to the festival, participate in dialogues, hold B2B conversations, and effectively give themselves a platform through which they will be able to take their products up the value chain. That means find a buyer or maybe find, and there are a lot of films which are still in the production. That means they are kind of work in progress. So that means find people who could partner them to complete those projects. शनिवार 15 जून से शुरू होकर ये फिल्म महोत्सव 21 जून तक चलेगा। दक्षिण मुंबई में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम परिसर में इसका आयोजन किया जाएगा। MIFF के इतिहास में यह पहली बार है कि महोत्सव स्थल को दिव्यांगों के लिए पूरी तरह सुलभ बनाया गया है। For hearing impaired also we will have films with Indian Sign Language and closed captions so that they can enjoy the film. And in fact, I'm very happy to announce that there will be one film crossover for the visually impaired, which will have a live dance performance in Indian Sign Language by a dancer, so that they can understand and relate with the film. मुंबई में अपने मुख्य आयोजन स्थल के अलावा इस बार मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की स्क्रीनिंग दिल्ली, चेन्नई, पुणे और कोलकाता में भी की जाएगी। बता दें कि मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 1990 में अपनी स्थापना के बाद से हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। मुंबई से संवाददाता शिशिर सेलार की रिपोर्ट, DD न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।